औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो हमारे मुअज़्ज़िज़ हम पेशा साथी डॉक्टर अफ़ान कैसर साहब की एक वीडियो का जवाब है, जिसमें उन्होंने फरमाया कि खाने वाली जितनी भी ग़िज़ाएँ हैं उनमें से कोई भी ठंडी, गर्म, खुश्क या तर नहीं होती। हाँ, ये हो सकता है कि आप गरम गरम पकोड़े खाएं तो कहें जी कि ये पकोड़े गरम हैं, या ठंडी बर्फ़ मुंह में डालें तो कहें जी कि ये ठंडी है। इसके अलावा खाई जाने वाली कोई भी ग़िज़ा ठंडी, गरम, खुश्क या तर नहीं होती। तो ये वीडियो बुनियादी तौर पर डॉक्टर साहब की वीडियो का जवाब है। दोस्तों, इंसान को अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन कवाम पर पैदा किया और ये दुनिया एक असूल पर पैदा फरमाई। हर चीज़ को एक मिजाज या मदार देकर पैदा फरमाया और ये कहा कि जब तक कोई चीज़ अपने मिजाज पे कायम रहेगी, अपने मदार में रहेगी, वो सेहतमंद रहेगी। वो चाहे सूरज हो, वो चाहे चाँद हो, वो चाहे इंसान हो। ठीक है, तो जब तक हम अपने मिजाज में रहते हैं हम सेहतमंद रहते हैं, और जब हम अपने मिजाज से निकल जाते हैं तो फिर हम बीमार पड़ जाते हैं। इसी तरह इस दुनिया में जितनी भी ग़िज़ाएँ हैं उनका भी एक मिजाज मुकर्रर है। ठीक है जी। और इसका हवाला जो है वो हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से भी मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गोश्त जब भी खाओ तो उसमें कद्दू शरीफ मिला लिया करो, इसलिए कि कद्दू गोश्त की खुश्की और गर्मी को दूर कर देता है। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तरबूज के साथ खजूर खाया करो, क्योंकि खजूर तरबूज की ठंडक को कम करती है। ठीक है, इसी तरह और भी बहुत सारी ग़िज़ाएँ और दवाएं हैं जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इरशाद फरमाई और उनके मिजाज भी हमें बता दिए। अब डॉक्टर साहब फरमाते हैं भी कोई भी चीज़ ठंडी, गर्म, खुश्क और तर नहीं होती। यहाँ पर डॉक्टर साहब अपने शोबे के हवाले से दुरुस्त फरमाते हैं, क्योंकि उनको पढ़ाया ही यही जाता है। एलोपैथी वाकई ही कैफियत यानी सर्दी, गर्मी, खुश्की और तरी की कायल नहीं है और इनके वजूद से इनकारी है डायरेक्टली तौर पर, लेकिन इनडायरेक्ट वो सर्दी, गर्मी, खुश्की और तरी को ना सिर्फ मानते हैं बल्कि अपने शोबा में उसे अप्लाई भी करते हैं। ठीक है, अब वाज़े तौर पर ना मानने और अंदर ही अंदर चोरी छुपे उसको एडॉप्ट करने से उनके शोबे में बहुत ज़्यादा जो है वो पेचीदगियाँ आती हैं। अब डॉक्टर साहिबान सर्दी, गर्मी, खुश्की और तरी को कैसे मानते हैं ये हम आपको चलकर आगे बताते हैं। पहले नंबर पर जब किसी शख्स को बुखार हो जाता है तो डॉक्टर साहिबान कहते हैं जी कि इसका दर्जे हरारत बढ़ गया। हरारत गर्मी को ही कहते हैं। ठीक है, यानी गर्मी का दर्जा, गर्मी का पैमाना बढ़ गया। और अगर ये दर्जा हरारत इंतहाई ख़तरनाक हद तक बढ़ जाए तो डॉक्टर हजरात पानी की पट्टियाँ करवाते हैं। ठीक है, बर्फ़ की पट्टियाँ करवाते हैं। बर्फ़ क्या है, पानी क्या है, ये ठंडा ही है। यानी यहाँ उन्होंने गर्मी को भी तस्लीम किया और उसका इलाज ठंडक को भी तस्लीम किया। ठीक है, इसी तरह गर्मियों में अगर किसी शख्स को लू लग जाए, हीट स्ट्रोक हो जाए, हीट का मतलब गर्मी है, यानी गर्मी का हमला हो जाए किसी शख्स पे, तो डॉक्टर हजरात फ़ौरन कहते हैं जी कि उसको एसी वाले कमरे में मुंतकिल करो, ठंडे पानी की पट्टियाँ करो, गर्मी को कम करने की कोशिश करो। तो गोया उन्होंने यहाँ पे गर्मी के वजूद को भी तस्लीम किया और उसका इलाज यानी एसी की ठंडक या फिर पानी की ठंडक यानी ठंडक को भी तस्लीम किया। तो अब ये दो चीज़ें तो उन्होंने तस्लीम कर ली, गर्मी को भी और ठंडक को भी।
अच्छा, अब डॉक्टर अफ़ान कैसर साहब कहते हैं कि ग़िज़ाएँ जो हैं वो कोई तासीर नहीं रखती, सर्दी गर्मी खुश्की को नहीं रखती। तो डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि उनका शोबा यानी एलोपैथी ग़िज़ाओं को 3 कैटेगरीज़ में तकसीम करती है। एक ग्रुप को प्रोटीन कहती है, दूसरे ग्रुप को कार्बोहाइड्रेट्स कहती है और तीसरे ग्रुप को फैट्स कहती है। तो डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि अगर ग़िज़ाओं की कोई तासीर नहीं होती तो इन ग़िज़ाओं को 3 ग्रुपों में तकसीम करने की ज़रूरत क्यों पेश आती हैं? जब ग़िज़ाओं की कोई तासीर ही नहीं होती तो फिर इनकी क्लासिफिकेशन की क्या ज़रूरत है? आपने इनको 3 ग्रोहों में क्यों तकसीम किया? ठीक है, अच्छा आगे चलें। तो एलोपैथी ये कहती है कि जब जिस्म में पानी और नमकियात की कमी हो जाती है तो वो इसको डिहाइड्रेशन कहती है। ठीक है, यानी पानी की कमी, और पानी क्या है? तर ही है। या अगर जिस्म में पानी की ज़्यादती हो जाए तो वो उसको हाइड्रेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ उन्होंने पानी की तरी को भी तस्लीम किया और पानी की कमी को यानी खुश्की को भी तस्लीम किया। ठीक है, अच्छा एलोपैथी में पीएच लेवल है और पीएच लेवल एक अल्कली है और दूसरा एसिड है। ठीक है, ये अल्कली और एसिड कब पैदा होते हैं और ये क्या हैं? एलोपैथी इलाज बिलज़िद की कायल है। वो ये कहती है कि अगर अल्कली बढ़ जाए तो उसका इलाज एसिड से करो और एसिड बढ़ जाए तो उसका इलाज अल्कली से करो। तो अल्कली जो है ये तर मिजाज की हामिल है और एसिड जो है ये खुश्क मिजाज का हामिल है। तो ये इनडायरेक्ट तरी को भी तस्लीम कर रहे हैं और यहाँ खुश्की को भी तस्लीम करते हैं। अच्छा आगे चलें तो एलोपैथी में खांसी को देख लें या दमा को देख लें तो एलोपैथी 2 इस्तिलाहात इस्तेमाल करती है जी कि बलगमी दमा हो गया या खुश्क दमा हो गया। ये बलगमी दमा क्या है और खुश्क दमा क्या है? ये वही चीज़ें हैं सर्दी गर्मी खुश्की तरी जिनका डॉक्टर अफ़ान कैसर साहब आप इनकार कर रहे हैं। ड्राई कफ क्या है? खुश्क खांसी। ये खुश्की क्या है? आप तो खुश्की के इनकारी हैं। ठीक है, बलगमी दमा क्या है? बलगमी खांसी क्या है? ठीक है, ये बलगमी खांसी बलगमी दमा ये तरी ही है और ये तरी वो है, ठीक है, जिसके आप इनकारी हैं, लेकिन अपनी किताबों में इलाज में आप तस्लीम कर रहे हैं कि बलगमी दमा भी होता है, खुश्क दमा भी होता है, ड्राई कफ भी होती है। ठीक है, अच्छा अब आगे चलें तो एक इस्तिलाह आप इस्तेमाल करते हैं जी कि दिल के पर्दों में पानी पड़ गया या दिल फूल गया। तो ये दिल का फूलना क्या है और दिल के पर्दों में पानी का पड़ना क्या है? पानी क्या है? तारी ही है। ठीक है, अच्छा आगे चलें तो ग़िज़ाएँ आप कहते हैं जी कि ना ठंडी होती हैं ना गर्म होती हैं। ठीक है, ना सर्द होती हैं ना तर होती हैं। ये हकीमों के ऐसे ढकोसले हैं। ठीक है, वरना कोई चीज़ ठंडी या गर्म नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा इतनी होती है कि गर्म पकोड़ा मुंह में डालें तो ये गर्म है और ठंडी बर्फ़ मुंह में डालें तो ये ठंडी है। यानी साजिश हुई है, मुदाखलत नहीं हुई। ठीक है, तो डॉक्टर साहब ऐसा ना करें। अगर ग़िज़ाएँ ठंडी गर्म खुश्क और तर नहीं होती तो फिर आप शुगर के मरीज़ों को मीठी ग़िज़ाएँ कार्बोहाइड्रेट्स क्यों बंद कराते हैं जब ग़िज़ाओं के कोई अफ़ाल ही नहीं है? या हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को नमक और अंडा क्यों बंद करा देते हैं? भाई ग़िज़ाओं की तो कोई तासीर ही नहीं है। ग़िज़ाएँ तो ठंडी गर्म खुश्क तर नहीं होती, तो फिर शुगर के मरीज़ों को मीठी ग़िज़ाएँ बंद क्यों और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को नमकीन ग़िज़ाएँ और अंडे की बंदिश क्यों? बकौल आपके ग़िज़ाएँ तो कोई तासीर ही नहीं रखती। तो मेरे प्यारे डॉक्टर साहब, ग़िज़ाओं का बाकायदा वजूद है और आपका शोबा ख़ुद इनको तस्लीम करता है। बैरूनी तौर पर आप जितना भी प्रचार करते रहें जी के साजिश हुई है लेकिन मुदाखलत नहीं हुई,
ٹھیک ہے، واضح طور پر سوشل میڈیا پر آپ کہتے ہیں جی کہ غذاؤں کو کوئی کی تاثیر نہیں ہوتی، ٹھنڈی گرم خشک تر کوئی غذائیں نہیں ہوتی، اور اپنے شعبے میں کہہ رہے ہوتے ہیں جی کہ یہ ڈرائی کف ہے، یہ خشک دمہ ہے، یہ بلغمی دمہ ہے، ٹھیک ہے، شوگر میں میٹھا نہ لیں، میٹھی غذائیں نہ لیں، کاربوہائیڈریٹس نہ لیں، اور بلڈ پریشر کے شکل میں فیٹس نمکین غذائیں نہ لیں، نمک بند کر دیں، انڈا بند کر دیں۔ بھائی جب غذاؤں کی کوئی تاثیر ہی نہیں ہے تو ان امراض میں ان غذاؤں کو بند کیوں کراتے ہیں؟ غذائیں تو ٹھنڈی گرم خشک اور تر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ بلڈ پریشر والے مریض کو انڈا جو ہے وہ فریج میں 10 دن رکھوا کے کھلا دیں، لیکن پھر بھی آپ کہیں گے جی کہ چاہے 20 دن ہی کیوں نہ پڑا رہے انڈا فریج میں، پھر بھی نہیں کھانا۔ کیوں نہیں کھانا جی؟ کہ وہ بلڈ پریشر بڑھا دے گا۔ بھائی کیوں بڑھا دے گا؟ اس لیے کہ وہ گرم ہے، اور گرم آپ مانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شوگر ہے، اس میں میٹھی غذائیں، کاربوہائیڈریٹس آپ خاص طور پہ بند کرا دیتے ہیں کہ جی کاربوہائیڈریٹس نہ کھائیں۔ بھئی کیوں نہ کھائیں؟ کاربوہائیڈریٹس کی غذائیں نہیں ہیں تو آپ کہتے ہیں جی کہ کاربوہائیڈریٹس شوگر بڑھا دیتی ہیں۔ بھائی کاربوہائیڈریٹس والی غذائیں وہ بھی تو غذائیں ہیں نا، وہ کیسے شوگر کو بڑھا سکتی ہیں؟ غذائیں تو ٹھنڈی گرم خشک اور تر نہیں ہوتی بقول آپ کے۔ تو ڈاکٹر صاحب جب تک آپ کے قول و فعل میں تضاد ہوگا کہ انڈائریکٹ تو آپ غذاؤں کے افعال و اثرات کو مانتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ آ کے صرف ریٹنگ بڑھانے کے لیے طب پہ اعتراضات کرتے ہیں جی کہ ٹھنڈی گرم خشک اور تر کوئی چیزیں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یہ بس حکیموں کے ڈھکوسلے ہیں، فلاں فلاں فلاں۔ تو ڈاکٹر صاحب کچھ اسٹڈی کریں، ٹھیک ہے، فطرت کو دیکھیں، ماحول کو دیکھیں، مریضوں کو دیکھیں، پھر اپنے دل سے انصاف کریں کہ غذاؤں کے اثرات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ امید ہے کہ آپ کو غذاؤں کے اثرات یا ٹھنڈی گرم خشک اور تر غذاؤں کی سمجھ آ گئی ہوگی۔